हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत आज हम आधुनिक काल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हम रीतिकाल तक को विस्तार से पढ़ आए हैं, तो रीतिकाल तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाकर देख सकते हैं और अपने नोट्स इत्यादि बना सकते हैं। उससे आगे आज हम आधुनिक काल की शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने किस तरह से वर्गीकृत किया है और किस तरह से गद्य के विकास को समझाया है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम आ पहुंचे हैं धीरे धीरे करके अपनी अध्ययन यात्रा में आधुनिक काल तक। आज हम आधुनिक काल को पढ़ने वाले हैं। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास है और ये लोक भारती प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। हिंदी साहित्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो आइए देखते हैं आधुनिक काल को। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल ने 1900 से 1980 तक लगभग माना है। इसमें इन्होंने गद्य खंड और काव्य खंड को अलग अलग विभाजित करके उसका विश्लेषण किया है। तो यहाँ पर अभी हम गद्य खंड को पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्रकरण 1 के अंतर्गत इन्होंने सामान्य परिचय में गद्य का विकास समझाया है कि गद्य का विकास किस प्रकार धीरे धीरे ब्रजभाषा से होता हुआ खड़ी बोली की ओर आया है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को उत्थान में विभाजित किया है। तो ये प्रथम उत्थान जो है 1925 से 1950 तक है, जिसमें विधिवत हिंदी गद्य की रचनाएं आरंभ हो चुकी थी और गद्य में रचना विधिवत रूप से होने लगी थी। उससे पहले पद्य से गद्य तक आते आते हिंदी साहित्य को कितना समय लगा और ये किस तरह से विकास की ओर अग्रसर हुआ, ये इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। 1900 से लेकर 1925 संवत तक आचार्य शुक्ल ने गद्य के विकास को समझाया है। उसके बाद 1925 से प्रथम उत्थान प्रारंभ किया है, जिसमें विधिवत रूप से जो रचनाएं हुई हैं उनको रखा गया है। तो आइए देखते हैं सामान्य परिचय। गद्य का विकास। आधुनिक काल से पूर्व गद्य की अवस्था। आधुनिक काल के पूर्व हिंदी का अस्तित्व किस परिमाण और किस रूप में था, संक्षेप में इसका विचार कर लेना चाहिए। अब तक साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसे सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि आधुनिक काल तक आते आते साहित्य की भाषा ब्रजभाषा ही रही है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। अतः गद्य की पुरानी रचना जो थोड़ी सी मिलती है वह ब्रजभाषा ही में है। अतः जो गद्य भी मिलता है वह ब्रजभाषा में ही मिलता है, क्योंकि ब्रजभाषा ही साहित्य की भाषा रही थी। हिंदी पुस्तकों की खोज में हठ योग, ब्रह्मा ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले कई गोरखपंथी मिले हैं। हिंदी पुस्तकों की जब खोज हुई तो उसमें हठ योग, ब्रह्मा ज्ञान आदि से संबंध रखने वाले गोरखपंथी मिले हैं, जिसका निर्माण काल संवत 1407 के आसपास का है। किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल दिया हुआ है, एक पुस्तक गद्य में भी है और किसी किसी पुस्तक में निर्माण काल भी, ये जो पुस्तकें हठ योग ब्रह्मा ज्ञान आदि की मिली हैं, इसमें किसी किसी में उनका निर्माण काल भी दिया हुआ है और एक पुस्तक उसमें से गद्य की भी है, जिसका लिखने वाला पूछिबा कहिबा आदि प्रयोगों के कारण राजपूताने का निवासी जान पड़ता है। उसकी रचना में पूछिबा कहिबा आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है, तो अनुमान लगता है कि वो राजपूताने का निवासी होगा। इसके गद्य को हम संवत 1400 के आसपास के ब्रजभाषा गद्य का नमूना मान सकते हैं। इस पुस्तक में, जो ये पुस्तक गद्य की मिली है, उसमें ब्रजभाषा गद्य का जो नमूना मिला है वो 1400 संवत के आसपास का है। थोड़ा सा अंश उद्धृत किया जाता है और थोड़ा सा अंश उस पुस्तक का यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने दिया है। श्री गुरु परमानंद तिनको दंडवत है कैसे परमानंद आनंद स्वरूप हैं, शरीर जिन्हीं को जिन के नित्य ते शरीर चैतन्य और आनंद में होतु है, मैं जो हूँ गोरिस सो मच्छंद्रनाथ को दंडवत करत हूँ। है कैसे वे मच्छंद्रनाथ आत्म ज्योति निश्चल हैं,
निश्चल है अंतःकरण जिनके अरु मूल द्वार तह चक्र चक्र जिन नीकी तरह जाने। इस प्रकार का गद्य संवत 1400 में लिखा जाता था, जिसका प्रमाण इस पुस्तक में मिला है। इसे हम निश्चय पूर्वक गद्य का पुराना रूप मान सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान होता है कि यह किसी संस्कृत लेख का कथमभूति अनुवाद न हो। ये भी अनुमान हो सकता है कि ये किसी संस्कृत लेख का अनुवाद ना हो। चाहे जो हो, है यह संवत 1400 के ब्रज भाषा का गद्य का नमूना। यह कुछ भी हो, अनुवाद हो या मूल रचना हो, परंतु ये है 1400 संवत के आसपास का ही। अब ब्रज भाषा गद्य कैसा था उस समय, वो यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने समझाया है। विट्ठलनाथ। इसके उपरांत फिर हमें भक्ति काल में कृष्ण भक्ति शाखा के भीतर गद्य ग्रंथ मिलते हैं। 1400 के बाद फिर कृष्ण भक्ति शाखा में गद्य ग्रंथ मिलते हैं। जैसे श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी ने श्रृंगार रस मंडन नामक एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी थे। उन्होंने श्रृंगार रस मंडन नाम का एक ग्रंथ ब्रजभाषा में लिखा। उनकी भाषा का स्वरूप देखिए। अब ये विट्ठलनाथ जी की भाषा का स्वरूप है। प्रथम की सखी कहत हैं, जो गोपी जन के चरण विषय सेवक की दासी करी, जो इनको प्रेमामृत में डूब के इनके मंद हास ने जीते हैं। अमृत समूहता करि निकुंज विषय, श्रृंगार रस श्रेष्ठ रसना कीनो सो पूर्ण होत भई। यह गद्य अपरिमार्जित और अव्यवस्थित है। ये परिमार्जित भी नहीं है और अव्यवस्थित है, पर इसके पीछे दो और सांप्रदायिक ग्रंथ लिखे गए जो बड़े भी हैं और जिनकी भाषा भी व्यवस्थित है और चलती है। मतलब जो बोलचाल की चलती भाषा थी वो उसमें मिलती है। वल्लभ संप्रदाय में इनका अच्छा प्रसार है। इनके नाम है 84 वैष्णवों की वार्ता तथा 252 वैष्णवों की वार्ता। इन ग्रंथों की जो भाषा है वो व्यवस्थित है और श्रृंगार रसमंडन से परिमार्जित भी है। इनमें से प्रथम आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी के पौत्र और गोसाई विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी की लिखी कही जाती है। प्रथम अर्थात 84 वैष्णव की वार्ता, पर गोकुलनाथ जी के किसी शिष्य की लिखी जान पड़ती है। ये गोकुलनाथ जी की कही तो जाती है, परंतु ये किसी उनके शिष्य की लिखी जान पड़ती है, क्योंकि इसमें गोकुलनाथ जी का कई जगह बड़े भक्तिभाव से उल्लेख है। इससे यह अनुमान लगता है कि ये उनके किसी शिष्य ने लिखी होगी। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्य जी की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचनाकाल विक्रम 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है और इसका रचनाकाल 17वीं शताब्दी माना जा सकता है। किसका? 84 वैष्णव की वार्ता का। 252 वैष्णवों की वार्ता तो और भी पीछे औरंगजेब के समय की लिखी प्रतीत होती है। इसमें 84 वैष्णव की वार्ता में वैष्णव भक्तों और आचार्य की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं हैं और इसका समय है विक्रम की 17वीं शताब्दी। आचार्य शुक्ल के अनुसार उसका उत्तरार्ध ही माना जा सकता है, 17वीं शताब्दी में भी उत्तरार्ध। और 252 वैष्णव की जो वार्ता लिखी गई है वो तो औरंगजेब के समय की लिखी लगभग प्रतीत होती है। इन वार्ताओं की कथाएं बोलचाल की ब्रजभाषा में लिखी गई हैं, जिसमें कहीं कहीं बहुत प्रचलित अरबी फारसी शब्द भी निसंकोच रखे गए हैं। इनकी कथाएं बोलचाल की जो भाषा थी, ब्रजभाषा उस समय चल रही थी, उसमें लिखी गई हैं। कहीं कहीं पर अरबी फारसी शब्द भी इसमें हैं। साहित्यिक निपुणता या चमत्कार की दृष्टि से ये कथाएं नहीं लिखी गई हैं। ये साहित्यिक निपुणता या चमत्कार प्रदर्शन की दृष्टि से नहीं लिखी गई हैं। उदाहरण के लिए ये उद्धृत अंश पर्याप्त होगा। यहाँ पर उसका भी एक उदाहरण दिया गया है। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो, सारे खंडन ब्राह्मण शास्त्र पढ़ो हतो। सो जितने पृथ्वी पर मत हैं सबको खंडन करतो, ऐसो वाको नेम हतो। याही ते सब लोगन ने वाको नाम खंडन पार्यो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो, सो खंडन करन लाग्यो। वैष्णवन ने कही, जो तेरी शास्त्रार्थ करनो होवे, जो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तेरे आयबे को काम नहीं। यहाँ खंडन मंडन नहीं है, भगवत वार्ता को काम है। भगवत यश सुननो होवे तो यहाँ आवो। नाभादास। अब ये तो हो गया श्रृंगार रसमंडन से लेकर 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। अब यहाँ पर नाभादास जी का उल्लेख है। इन्होंने भी संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी।
इन्होंने भी कब लिखी? संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नाम की एक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी, जिसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। भाषा इस ढंग की है। और जो नाभादास की लिखी अष्टयाम है उसका भी यहाँ पर उल्लेख है और उसकी भाषा का कुछ उदाहरण दिया गया है। तब श्री महाराज कुमार प्रथम वशिष्ठ महाराज के चरण श्री प्रणाम करत भय, फिर ऊपर वृद्ध समाज तिनको प्रणाम करत भय, फिर श्री राजाधिराज जू को जोहार करके श्री महेंद्र नाथ दशरथ जू के निकट बैठते भय। ये है नाभादास की भाषा। बैकुंठमणि शुक्ल संवत 1680 के लगभग बैकुंठमणि शुक्ल ने, जो ओरछा के महाराज जसवंत सिंह के यहाँ थे, ब्रजभाषा गद्य में अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य नाम की दो छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य ये किसकी लिखी पुस्तकें हैं? बैकुंठमणि शुक्ल की। और इनका समय है 1680 के लगभग। द्वितीय के संबंध में वे लिखते हैं, द्वितीय अर्थात वैशाख महात्म्य के संबंध में, सब देवतन की कृपा ते बैकुंठमणि सुकुल श्री महारानी चंद्रावली के धर्म पढ़िवे के अर्थ यह जस रूप ग्रंथ वैशाख महात्म भाषा करत है। एक समय नारद जू ब्रह्मा की सभा में उठ के सुमेर पर्वत को गए। ब्रजभाषा गद्य में लिखा एक नासिकेतोपाख्यान मिलता है, जिसके कर्ता का नाम ज्ञात नहीं। समय संवत 1760 के उपरांत है। एक ब्रजभाषा गद्य में नासिकेतोपाख्यान भी मिलता है। इसका समय है संवत 1760 और इसके कर्ता जो हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम ज्ञात नहीं है। उस भाषा व्यवस्थित है तो उसकी भाषा का उदाहरण आचार्य शुक्ल ने यहाँ दिया है। हे ऋषिशरों और सुनो, मैं देखियो है सो कहूँ, काले वर्ण महादुख के रूप जम किंकर देखे, सर्प बीछू व्याघ्र सिंह बड़े बड़े गृध देखे, पंथ में पाप कर्मी को जमदूत चलाए के मुदगर और लोहे के दंड कर मार देते हैं, आगे और जीवन को त्रास देते देखे हैं, सु मेरो रोम रोम खरो होत है। अब देखिए सूरती मिश्र, इन्होंने संवत 1767 में संस्कृत से कथा लेकर बैताल पचीसी लिखी, जिसको आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली हिंदुस्तानी में किया। इन्होंने सूरती मिश्र ने बैताल पचीसी लिखी, जो कि इन्होंने कथा संस्कृत से ली थी और इसी को आगे चलकर लल्लू लाल ने खड़ी बोली में किया। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से लाला हीरा लाल ने संवत 1852 में आइन अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक लिखी। आइने अकबरी होगा। आइने अकबरी की भाषा वचनिका नाम की एक बड़ी पुस्तक किसने लिखी? लाला हीरा लाल ने, जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की आज्ञा से। भाषा इसकी बोलचाल की है, जिसमें अरबी फारसी के कुछ बहुत चलते शब्द भी हैं। नमूना यह है। हीरा इनकी जो आइने अकबरी की भाषा वचनिका है उसका यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। अब शेख अबुल फजल ग्रंथ को कर्ता प्रभु को नमस्कार करके अकबर बादशाह की तारीफ लिखने को कसत करे हैं अरु कहे हैं, या की बड़ाई चेष्टा और चमत्कार कहाँ तक लिखूं, कहीं जात नाही, याते आके पराक्रम और भांति भांति के दस्तूर व मंसूबा दुनिया में प्रकट भय, ताको संक्षेप लिखत हों। इस प्रकार की ब्रजभाषा गद्य की पुस्तकें इधर उधर पाई जाती हैं, जिनसे गद्य का कोई विकास प्रकट नहीं होता। इन पुस्तकों से गद्य का कुछ विकास प्रकट नहीं होता, उसके विकास का पता नहीं चलता। साहित्य की रचना पद्य में ही होती रही। गद्य का विकास भी यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधिनी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। गद्य का विकास, साहित्य की रचना पद्य में होती रही, गद्य का विकास भी यदि होता आता तो विक्रम की इस शताब्दी के आरंभ में भाषा संबंधी बड़ी विषम समस्या उपस्थित होती। जिस धड़ाके के साथ गद्य के लिए खड़ी बोली ले ली गई, उस धड़ाके के साथ न ली जा सकती। अगर गद्य का विकास पद्य के साथ ही साथ होता आया तो इस प्रकार जैसे खड़ी बोली ले ली गई गद्य के लिए, उस प्रकार न ली जा सकती। कुछ समय सोच विचार और वाद विवाद में जाता और कुछ समय तक दो प्रकार की गद्य की धाराएं साथ साथ दौड़ लगाती। अतः भगवान का यह भी एक अनुग्रह समझना चाहिए कि यह भाषा विप्लव नहीं संगठित हुआ और खड़ी बोली जो कभी अलग और कभी ब्रज भाषा की गोद में दिखाई पड़ जाती थी, धीरे धीरे व्यवहार की शिष्ट भाषा होकर गद्य के नए मैदान में दौड़ पड़ी।
अगर ये साथ साथ ही गद्य और पद्य का विकास होता तो गद्य के लिए जिस प्रकार खड़ी बोली अपना ली गई उस तरह ना अपनाई जाती, और ये भी वाद विवाद का विषय हो जाता कि ब्रज भाषा में गद्य लिखा जाए या खड़ी बोली में। गद्य और पद्य का विकास अलग अलग हुआ तो ये विप्लव भी संगठित होने से, भाषा विवाद भी संगठित होने से रह गया। गद्य लिखने की परिपाटी का सम्यक प्रचार न होने के कारण ब्रजभाषा गद्य जहाँ का तहाँ रह गया। गद्य में लिखने की परिपाटी का प्रचार हो न पाया, इसलिए गद्य जो ब्रजभाषा का था वो वहीं का वहीं रह गया। उपर्युक्त वैष्णव वार्ताओं में उसका जैसा परिष्कृत और सुव्यवस्थित रूप दिखाई पड़ा वैसा आगे चलकर नहीं। जो वैष्णव वार्ताएं थीं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, उसमें जितना परिष्कृत रूप था फिर वो दिखाई नहीं पड़ा। काव्यों की टीकाओं आदि में जो थोड़ा बहुत गद्य देखने में आता था वह बहुत ही अव्यवस्थित और अशक्त था। काव्य की टीकाएं आदि जो गद्य में लिखी गई, थोड़ा बहुत उनमें गद्य जो मिलता था वो अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों को संबद्ध रूप में प्रकाशित करने तक की शक्ति न थी, और उसमें अर्थों और भावों को संबद्ध रूप में प्रकाशित करने की शक्ति न थी। अर्थ और भावों को साथ साथ प्रकट करने की उसमें शक्ति न थी। ये टीकाएं संस्कृत की इत्तिमरह और कथम भूतम वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी। इससे इनके द्वारा गद्य की उन्नति की संभावना न थी। भाषा ऐसी अनघड़ और लद्दड़ होती थी कि मूल चाहे शब्द आ जाए पर टीका की उलझन से निकलना कठिन। समझिए कि मतलब जिसकी टीका लिखी गई है उसको मूल अगर आप पढ़ लें तो भले समझ में आ जाए, पर टीका जो है उसकी उलझन से निकलना कठिन था, अर्थात उसको समझना कठिन था। विक्रम की 18वीं शताब्दी की लिखी श्रृंगार शतक की एक टीका की कुछ पंक्तियां देखिए। जो श्रृंगार शतक की टीका है उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं। उन्मत्त प्रेम सरंभा दालभन्ते यदंगनाः तत्र प्रत्युह माधातुम ब्रह्मापि खलु कातराः। अंगना जो है स्त्रीसु प्रेम के अति आवेश करी जो कार्य करन चाहती है ता कार्य विषय ब्रह्माओं प्रत्युहम आधातुम अंतराउ कीवे कहाँ कातर कायरु है। कायरु कहावे असमर्थ जो कछु स्त्री करेव चाहे सु अवश्य करही ताको अंतराउ ब्रह्मा ताको अंतराउ ब्रह्मा पह न करेव जाई और की कितीक बात। आगे बढ़कर तो इस प्रकार का ये टीका लिखी जाती थी। आगे बढ़कर संवत 1872 की लिखी जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका की प्रसिद्ध टीका लीजिए तो उसकी भाषा भी यही दशा है, उसकी भाषा की भी यही दशा है जो रामचंद्रिका की टीका है। जो 1872 में जानकी प्रसाद वाली रामचंद्रिका है उसकी टीका है ये। राघव शर लाघव गति छत्र मुकुट यो हयो हंस सबल अंशु सहित मानव उड़िक गयो। सबल कहें अनेक रंग मिश्रित हैं, अंशु कहें किरण जाके ऐसे जे सूर्य हैं, तिन सहित मानो कलिंद गिरि श्रृंग ते हंस कहें हंस समूह उड़ गयो है। यहाँ जाति विषय एक वचन है, हंसन के सदृश श्वेत छत्र हैं और सूर्यन के सदृश अनेक रंग नग जटित मुकुट हैं। इसी ढंग की सारी टीकाओं की भाषा समझिए। इस प्रकार की भाषा जितनी भी टीकाएं लिखी गई लगभग यही भाषा थी। सरदार कवि अभी हाल में हुए हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सतसई आदि की उनकी टीकाओं की भाषा और भी अनघड़ और असंबद्ध है। सारांश यह कि जिस समय गद्य के लिए खड़ी बोली उठ खड़ी हुई उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था। जिस समय खड़ी बोली गद्य के लिए आ गई थी उस समय तक गद्य का विकास नहीं हुआ था, उसका कोई साहित्य नहीं खड़ा हुआ था। इसी से खड़ी बोली के ग्रहण में कोई संकोच नहीं हुआ, क्योंकि उसका पहले से कोई साहित्य था ही नहीं गद्य का, इसीलिए खड़ी बोली को ले लिया गया और उसमें कोई संकोच नहीं हुआ। अगर गद्य का पहले से ही कोई साहित्य होता और व्यवस्थित रूप में एक गद्य साहित्य चला आता होता तो खड़ी बोली को जिस प्रकार पद्य में खड़ी बोली को अपनाने में संकोच हुआ, वाद विवाद हुआ, उसी प्रकार गद्य में भी खड़ी बोली को अपनाने में विवाद आदि होता। ये तो थी ब्रजभाषा गद्य के विकास की बात कि ब्रजभाषा का गद्य कैसा था और कितना विकसित हुआ था। अब आइए खड़ी बोली का गद्य देखते हैं। देश के भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने तथा दिल्ली की दरबारी शिष्टता के प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो चली थी। भिन्न भिन्न भागों में मुसलमानों के फैलने से, मुस्लिम शासन के आ जाने से भिन्न भिन्न भाग में मुसलमान फैल गए थे। दिल्ली की दरबारी शिष्टता जो थी
उसके प्रचार के साथ ही दिल्ली की खड़ी बोली शिष्ट समुदाय के परस्पर व्यवहार की भाषा हो गई। जो दरबारी शिष्टता थी उसका प्रचार दिल्ली में था और वही धीरे धीरे शिष्ट समुदाय ने भाषा अपनानी प्रारंभ कर दी और इस तरह से ये परस्पर व्यवहार की भाषा बन गई। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ खालिस खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। खुसरो ने विक्रम की 14वीं शताब्दी में ही ब्रज भाषा के साथ साथ ही बिल्कुल शुद्ध खड़ी बोली में कुछ पद्य और पहेलियां बनाई थी। औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली या रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई थी और औरंगजेब के समय से फारसी मिश्रित खड़ी बोली चल पड़ी थी और रेख्ता में शायरी भी शुरू हो गई थी और उसका प्रचार फारसी पढ़े लिखे लोगों में बराबर बढ़ता गया। इस प्रकार खड़ी बोली को लेकर उर्दू साहित्य खड़ा हुआ। तो इस प्रकार उर्दू साहित्य खड़ी बोली को लेकर खड़ा हुआ, जिसमें आगे चलकर विदेशी भाषा के शब्दों का मेल भी बराबर बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। और धीरे धीरे इसी भाषा में जो दरबारों से चली हुई भाषा थी खड़ी बोली, जो शिष्ट भाषा मानी जाती थी, जिसका शिष्ट जन व्यवहार करते थे, उसमें धीरे धीरे विदेशी शब्दों का भी मेल बढ़ता गया और जिसका आदर्श भी विदेशी होता गया। मुगल साम्राज्य के ध्वंस से भी खड़ी बोली के फैलने में सहायता पहुंची। दिल्ली, आगरे आदि पछाही शहरों की समृद्धि नष्ट हो चली थी और लखनऊ, पटना, मुर्शिदाबाद आदि नई राजधानियां चमक उठी। जिस प्रकार उजड़ती हुई दिल्ली को छोड़कर मीर इंशा आदि अनेक उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार दिल्ली के आसपास के प्रदेशों की हिंदू व्यापारी जातियां अगरवाले, खत्री आदि जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूर्वी शहरों में फैलने लगी। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी चलने लगी। तो जब दिल्ली में जो भाषा बोली जाती थी, तो जब वहाँ की समृद्धि नष्ट होने लगी, वहाँ मुगल साम्राज्य का ध्वंस होने लगा, तो वहाँ से ये जो जिस प्रकार मीर इंशाद उर्दू शायर पूरब की ओर आने लगे, उसी प्रकार जो व्यापारी जातियाँ थीं वो भी दिल्ली छोड़कर आसपास के शहरों, पूर्वी शहरों में आ गईं, जैसे लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना, और उनके साथ साथ आई उनकी भाषा। उनके साथ साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी। ये सिद्ध बात है कि उपजाऊ और सुखी प्रदेशों के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते। अतः धीरे धीरे पूरब के शहर में भी इन पश्चिमी व्यापारियों की प्रधानता हो चली थी कि उपजाऊ और सुखी प्रदेश के लोग व्यापार में उद्योगशील नहीं होते, व्यापार करने में उनका ज़्यादा मन नहीं लगता, ज़्यादा वो व्यापार नहीं करते, जो पहले से ही सुखी और उपजाऊ प्रदेश में रह रहे होते हैं। अतः धीरे धीरे जो पूरब के शहरों में भी पश्चिमी व्यापारी जो आए थे उनकी प्रधानता हो चली। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजार की व्यावहारिक भाषा भी खड़ी बोली हो गई। तो बाजारों में भी खड़ी बोली भाषा प्रचलित हो गई। यह खड़ी बोली क्योंकि वहाँ पर अधिकतर व्यापारी पश्चिमी ही थे। यह खड़ी बोली असली और स्वाभाविक भाषा थी, मौलवियों और मुंशियों की उर्दू मुअल्ला नहीं। ये खड़ी बोली जो थी स्वाभाविक भाषा थी, ये मौलवियों और मुंशियों की उर्दू नहीं थी। ये अपने ठेठ रूप में बराबर पछाह से आई जातियों के घरों में बोली जाती थी। अब ये अपने ठेठ रूप में, शुद्ध रूप में जो पश्चिम से जातियां आई थी उनके घरों में बोली जाती थी। अतः कुछ लोगों का यह कहना या समझना कि मुसलमानों के द्वारा ही खड़ी बोली अस्तित्व में आई और उसका मूल रूप उर्दू है, जिससे आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली गई, शुद्ध भ्रम या अज्ञान है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल स्पष्टता कहते हैं कि अतः कुछ लोग जो ये मानते हैं कि मुसलमानों द्वारा ही खड़ी बोली का प्रचार हुआ, खड़ी बोली उन्हीं के द्वारा अस्तित्व में आई, जो कि मूल रूप से उर्दू से निकली है और जिसने आधुनिक हिंदी गद्य की भाषा अरबी फारसी शब्दों को निकालकर गढ़ ली है। तो ये शुद्ध भ्रम है, जिसमें से कि ये खड़ी बोली में से ही उर्दू फारसी शब्द निकाल दिए गए और वो खड़ी बोली बन गई। तो ये उनका भ्रम है या अज्ञान है। इस भ्रम का कारण यही है कि देश के परंपरागत साहित्य की जो संवत 1900 के पूर्व तक पद्यमय ही रहा, भाषा ब्रज भाषा ही रही। इसका यही कारण है कि जो परंपरागत साहित्य है वो 1900 तक तो पद्यमय ही रहा और भाषा ब्रज भाषा ही रही और खड़ी बोली वैसे ही एक कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां। मतलब खड़ी बोली पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, साहित्य ब्रज भाषा में ही रचा जाता रहा जो कि पद्य में था। तो खड़ी बोली
एक तरफ कोने में पड़ी रही जैसे और प्रांतों की बोलियां थी। साहित्य या काव्य में उसका व्यवहार हुआ ही नहीं। तो इसीलिए यह माना गया कि ये खड़ी बोली जो है ये मुस्लिमों द्वारा गढ़ी गई भाषा है। पर किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार न होना इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। खड़ी बोली का साहित्य में व्यवहार नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं समझना चाहिए कि उसका अस्तित्व ही नहीं था। उर्दू का रूप प्राप्त होने से पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी। जब उर्दू का रूप प्राप्त हुआ मतलब मुस्लिमों के आने से पहले भी खड़ी बोली अपने देशी रूप में वर्तमान थी और अब भी बनी हुई है। ये खड़ी बोली पहले भी थी और अब भी बनी हुई है। बस अंतर इतना है कि पहले देशी रूप में थी और धीरे धीरे परिष्कृत होती हुई इस रूप में पहुंच गई। साहित्य में भी कभी कभी कोई इसका व्यवहार कर देता था, ये दिखाया जा चुका है। साहित्य में भी इसका कभी कभी व्यवहार होता था, ये दिखाया जा चुका है। जैसे कि अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में ही इसका प्रयोग कर दिया था। भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक अपभ्रंश काव्यों की जो परंपरा चलती रही उसके भीतर खड़ी बोली के प्राचीन रूप की भी झलक अनेक पद्यों में मिलती है। भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय तक जो अपभ्रंश काव्य की परंपरा चल रही थी उसके भीतर भी खड़ी बोली प्राचीन रूप में मौजूद थी, जिसकी झलक पद्यों में मिल जाती है। भल्ला हुआ जुमारिया बहिण महारा कंतु, अड़बी पत्ती नहीं जलु तो बिन बूहा हथ, सोऊ जुहिठिर संकट पा देवक लेखिय कोड़ मिटा। इसके उपरांत भक्ति काल के आरंभ में निर्गुण धारा के संत कवि जिस प्रकार खड़ी बोली का व्यवहार अपनी सधुकड़ी भाषा में किया करते थे इसका उल्लेख भक्ति काल के भीतर हो चुका है। इसके उपरांत फिर भक्ति काल में निर्गुण धारा के जो संत कवि थे वो अपनी भाषा में खड़ी बोली का व्यवहार करते थे। जिस अपनी सधुकड़ी भाषा में वो कभी कभी खड़ी बोली का व्यवहार करते थे। इसका उल्लेख जो है भी भक्ति काल के भीतर हो चुका है। कबीरदास के ये वचन लीजिए। कबीर मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर, कबीर कहता जात हूँ सुनता है सब कोई, राम कहे भला होएगा नहींतर भला न होए, आऊँगा न जाऊँगा मरूंगा न जीऊँगा, गुरु के शब्द रम रम रहूँगा। तो इसमें ये खड़ी बोली जैसे इन पद्यों में कहीं कहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य शुक्ल उदाहरण दे रहे हैं कि खड़ी बोली में साहित्य रचना नहीं हुई इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि खड़ी बोली अस्तित्व में नहीं थी। अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक एक गद्य पुस्तक खड़ी बोली में लिखी थी। उसकी भाषा का नमूना देखिए। अब ये अकबर के समय में जो गंग कवि ने लिखी थी चंद छंद वर्णन की महिमा, उसमें से यहाँ पर उदाहरण दिया है। सिद्ध श्री 108 श्री श्रीनाथ शाही जी, श्री दलपत जी, अकबर शाह जी आम खास में तखत ऊपर विराजमान हो रहे हैं और आम खास भरने लगा है, जिसमें तमाम उमराव आए आए कुर्निश बजाए जुहार करके अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करें अपनी अपनी मिसल से। जिनकी बैठक नहीं सो रेशम के रस्से में रस की लूमें पकड़ के खड़े ताजीम में रहें। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास बंचना पूरब भया, आम खास बरखास हुआ। तो ये भी खड़ी बोली का एक नमूना है जो अकबर के समय का है। इस अवतरण से स्पष्ट लगता है कि अकबर और जहांगीर के समय में भी खड़ी बोली भिन्न भिन्न प्रदेशों में शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो चली थी। कि अकबर जहांगीर के समय भी शिष्ट समाज इस तरह की खड़ी बोली का व्यवहार करता था। यह भाषा उर्दू नहीं कही जा सकती, ये हिंदी खड़ी बोली है। यद्यपि पहले से साहित्य भाषा के रूप में स्वीकृत न होने के कारण पहले से इसमें साहित्य रचना नहीं हो रही थी, इसीलिए इसकी रचनाएं अधिक नहीं पाई जाती। पर यह बात नहीं कि इसमें ग्रंथ लिखे ही नहीं जाते थे। दिल्ली राजधानी होने के कारण जब से शिष्ट समाज के बीच इसका व्यवहार बढ़ा तभी से इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा गद्य में लिखी जाने लगी। जब दिल्ली राजधानी होने के कारण शिष्ट समाज के बीच जब शिष्ट समाज इस भाषा का प्रयोग करने लगा, खड़ी बोली का प्रयोग करने लगा, तभी इधर उधर कुछ पुस्तकें इस भाषा में भी लिखी जाने लगी थी। इससे आगे का हम देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और फैक्ट्स जो हैं, तथ्य जो हैं जिस प्रकार से बताए जा रहे हैं आपको समझ आ रहे हों और आपको कुछ हेल्प हो रही हो समझने में हिंदी साहित्य को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।